हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सामान्य अध्ययन के पूर्वावलोकन में पढ़ेंगे वर्ष 1990 से 2021 तक में जितने भी पीसीएस एग्जाम हुए हैं सभी के प्रीवियस ईयर प्रश्न घटना चक्र में एकत्रित है और उसी घटना चक्र से मैंने सामान्य भूगोल के 3 अध्याय अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहला है समदूरस्थ बिंदु, दूसरा है सीमावर्ती देश और तीसरा है भारत का भौतिक विभाजन। तो प्राकृतिक भौतिक विभाजन देखेंगे। आइए हम लोग अध्यायवार सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ दृष्टि से हुआ करता है विभिन्न राज्य के पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप यहाँ देख भी रहे हैं कि यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री में 2002 में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस प्री में 2003 में पूछा गया है। तो एवं प्रकार से जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी राज्य में पूछे जा चुके हैं ना, तो वो आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी सॉदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है या कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है कि भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप। तो यहाँ पर क्या होता है, इंदिरा पॉइंट सही हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है बड़ा निकोबार, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप और डी है मद्रास। तो पीछे आपने पढ़ चुका है ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार, इसी को बोलते हैं। तो आपका आंसर हो गया बी। तीसरा प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार में स्थित है, आप लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ये कहाँ पर है बड़ा निकोबार? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है बड़ा निकोबार। चौथा प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो क्या कहा कि सबसे पूर्वी, तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी ऑप्शन क्या है? असम और राजस्थान, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, तीसरा है असम और गुजरात, चौथा है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। यदि आपको भारत का मैप याद होगा तो सबसे पश्चिमी बिंदु इस प्रकार से ये आता है, ये गुजरात है आपका। ये राज्य जो इस प्रकार का है पश्चिम में, ये हो जाता है आपका गुजरात। और यदि सबसे पूर्वी छोर को भी यदि आप याद रखें तो यहाँ से इस प्रकार से ये सिक्किम हो जाता है और इस प्रकार से इस तरह से उठ के ये नीचे इस प्रकार से कुछ बनता है। तो ये सबसे पूर्वी क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश होता है। यानी भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ये आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है? तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु, तो आप अभी एक बात तो जानते हैं कि गुजरात में होगा। तो 2 ऑप्शन है यहाँ पर गुजरात में। अच्छा, पश्चिम 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम होगा या 68 डिग्री 7 मिनट पूरब होगा? तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि भारत में जो है गुजरात पश्चिम में स्थित है तो पश्चिम होगा, जबकि ये बात गलत हो जाएगा। होता क्या है कि यह डिग्री का जो माप है ये ग्रीनविच मीन टाइम इंग्लैंड से पूरब और पश्चिम देखा जाता है। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम जो इंग्लैंड में स्थित है उससे हमारा भारत जो है पूरब है। तो इसलिए बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ठीक है, भारत में पूर्व पश्चिम नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये जो नाप है ना 68 डिग्री 7 मिनट, ये ग्रीनविच मीन टाइम से आगे पीछे है, इसलिए यहां पर होगा पूर्व। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो आपको इन चारों विकल्प में से बताना है, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बंगलुरु में से कि कौन सा सबसे पूर्व में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो है ये सबसे पूर्व में स्थित है।
अच्छा, ये कैसे हुआ कि सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो यहाँ पर आपको जानना होगा कि हैदराबाद जो है वह 78 डिग्री 23 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 68 मिनट तक है। उसके बाद भोपाल जो है 77 डिग्री 12 मिनट से लेकर के 77 डिग्री 40 मिनट तक है। लखनऊ जो है 80 डिग्री 34 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 12 मिनट तक है। और बंगलुरु जो है वह 77 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर है। अतः यहाँ पर क्या होगा, उपर्युक्त सभी नगर पूर्वी देशांतर के मध्य में अवस्थित है। अतः जिस नगर का देशांतरीय मान सबसे अधिक होता है वही सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित होगा। ठीक है, तो देशांतरीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित नगर कौन सा है, तो लखनऊ है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला 7वां प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, यानी एक जगह मिलते हैं? तो आपका 4 विकल्प है, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल और चौथा है रामेश्वर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आकर के मिलती है। ठीक है, कन्याकुमारी कहाँ पर है, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, आप यदि भारत का सबसे निचला भाग देखेंगे तो वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से है नीचे। तो निचला बिंदु जो ये है ना, इसी को बोलते हैं कन्याकुमारी। तो इस तरफ है आपका अरब सागर, इस तरफ आपका बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो इस तरफ से देखिए ये हो गया अरब सागर की खाड़ी, और इस तरफ से ये हो गया बंगाल की खाड़ी, और नीचे से क्या हो गया आपका हिंद महासागर। तीनों कहाँ पर मिलती है, तो कन्याकुमारी में तीनों मिलती है। अगला हो जाता है आपका, चैप्टर बदल गया, सीमावर्ती देश आ गया है यहाँ पर। तो सीमावर्ती देश में हो जाता है आपका, यहाँ पर पहला प्रश्न है, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। क्या कहा कि असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा सही है, देखिए नीचे लिखा हुआ है। फिर कहता है कि पश्चिम बंगाल जो है भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। और तीसरा पूछ रहा है, मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं या सही है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी तीनों ही कथन क्या है, सही है। असम जो है वह भूटान और बांग्लादेश दोनों की सीमा से लगती है। यदि पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये भूटान और नेपाल दोनों की सीमा को टच करती है, और मिजोरम की बात करें तो ये बांग्लादेश और म्यांमार दोनों देश को टच करती है। यानी भारत के ये 3 राज्य पूरब में स्थित हैं जो दो देश को क्या करता है, टच करती है, छूती है। चलिए अगला हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस राज्य की सीमा बंगाल से नहीं मिलती है? तो त्रिपुरा जो है ना वह बांग्लादेश से मिलती है, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, मेघालय की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, लेकिन मणिपुर की सीमा जो है ये बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अतः क्या हो जाएगा, ये उत्तर आपका मणिपुर सही हो जाएगा। मणिपुर की सीमा सिर्फ म्यांमार से मिलती है, बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, मणिपुर का जो नज़दीकी सटा हुआ राज्य है नागालैंड है, असम है, मिजोरम है, और ये तीनों राज्य छूती है, बांग्लादेश उसको नहीं छूती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो फिर से आपका मणिपुर तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इस बार नागालैंड ऑप्शन में है। मणिपुर के ठीक ऊपर और अरुणाचल प्रदेश से नीचे आपका क्या हो जाता है, नागालैंड हो जाता है। इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर नागालैंड हो जाएगा। असम बांग्लादेश के क्या है कि ऊपर में है। मेघालय क्या है, असम और बांग्लादेश और असम के बीच में पड़ता है मेघालय। और मिजोरम कहाँ पड़ता है, तो मिजोरम जो आपका त्रिपुरा है। मिजोरम अभी आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि म्यांमार और बांग्लादेश दोनों की सीमा को टच करती है मिजोरम। तो इस प्रकार से आपका नागालैंड आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल एकदम लगता है, नागालैंड हम लोग पीछे पड़ चुके कि नहीं लगती थी, ये विकल्प गलत हो गया। उसके बाद नागालैंड
मैच करती है, इसमें भी पता चल गया कि नहीं। तीसरा है, इसमें भी देखिए नागालैंड है, तो नागालैंड जिस में है वो बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है, अतः विकल्प सी आपका यहाँ पर क्या हो गया, चुनकर स्पष्ट हो गया। नागालैंड और मणिपुर दो ऐसे राज्य, देखिए पूरब में जितने राज्य हैं उसमें से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, ये 3 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, जो बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न 5 है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान राष्ट्र के साथ किसकी सीमा नहीं लगेगी? तो सिक्किम तो आप जानते हैं कि एक तरफ नेपाल से और एक तरफ इस तरफ नेपाल से और इस तरफ भूटान से लगी हुई है। दूसरा है मेघालय, तो मेघालय लगेगी कि नहीं लगेगी? आप जानते हैं कि मेघालय, मैंने अभी पीछे बताया कि मेघालय क्या है, असम और एक बांग्लादेश, इसके बीच में पड़ता है, बफर स्टेट के तरह से, तो मेघालय की सीमा भूटान से कभी नहीं लगेगी। अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं कि उत्तर में है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन और भूटान दोनों से मैच करती है। पश्चिम बंगाल, पीछे जब 2 राज्यों को मिलने की बात आई थी एक प्रश्न में, तो पश्चिम बंगाल से जो है कि नेपाल और भूटान दोनों राज्य टच करती है, अतः यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है मेघालय। मेघालय सिर्फ बांग्लादेश से मिलती है। आइए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिलित संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2 तथा 3 पर सूचीगत है विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, आपको देखना है, सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा है सीमा विवाद का निपटारा और तीसरा है नदी जल बंटवारा। तो 3 मुद्दे हैं, कहता है इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ए, बी तथा सी क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए और नीचे दे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनिए। तो इसमें से आपको बताना है कि क्या सही है। तो यहाँ पर जो है कि क्या सही है, तो कह रहा है कि सैन्य दलों का विनियोजन, यहाँ पर है आपका ए, गुजरात में। दूसरा है क्या पर सीमा विवाद का निपटारा, यहाँ पर है बी, और नदी जल विवाद जल का बंटवारा, यहाँ पर आपका सी। तो ए का 2 है, ए का 2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है सीमा विवाद का निपटारा जो गुजरात के पास हुआ था, ठीक है, मैप पर आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका ए का 2, ठीक है। बी का ए हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर ए विकल्प सही है, बी का ये देख रहे हैं, बी का सैन्य दलों का जो विनियोजन हुआ था ये यहाँ पर हुआ था। उसके बाद सी का 3 है, सी जो देख रहे हैं यहाँ पर, इसका नदी जल बंटवारा, सिंधु जल नदी जो है ये इस प्रकार से आती है, ये नदी जल बंटवारा विकल्प सी में, यानी यहाँ आपका ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो सबसे अधिक जो म्यांमार की सीमा टच करेगी वो कौन सा राज्य टच करेगी? आपके पास 4 विकल्प है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। तो सबसे अधिक टच करने वाली जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। यहाँ पर पीछे एक प्रश्न में भारत का मैप पूर्वी हिस्सा नहीं दिखाया है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है वह इस तरह से घूम के यहाँ आ जाता है जहाँ फिर से नागालैंड शुरू होता है, तो इसकी सीमा इस तरह से लंबी दूरी तय करती है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन है यहाँ पर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। उभयनिष्ठ का मतलब क्या, सीमा साझा नहीं करती है। तो आप जानते हैं कि असम जो है क्या है कि असम म्यांमार से सीमा साझा नहीं करती है, तो आपका हो जाएगा विकल्प ए यहाँ पर सही। उसके बाद अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो जम्मू कश्मीर तो बनाता ही बनाता है, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं बनाता है। हिमाचल प्रदेश क्या है कि भारत के पूर्वी तरफ में, ऊपर जो भारत का मैप है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, अभी पीछे मैप था,
यहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड के बाद तुरंत यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो पाकिस्तान की सीमा हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अच्छा चलिए, हिमाचल प्रदेश इसमें आ गया तो ये ऑप्शन कट हो गया। पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू एंड कश्मीर है, राजस्थान है। तो हरियाणा सीमा नहीं मिलाती है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, सीमा नहीं लगाती है। तो विकल्प बी क्या है आपका, विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। यानी भारत के कौन से 2 पड़ोसी राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। पहला है सिक्किम और भूटान। तो सिक्किम तो ठीक है, लेकिन भूटान क्या भारत का राज्य है? तो जवाब है कि नहीं, भारत का राज्य भूटान नहीं है। दूसरा है सिक्किम और बिहार। सिक्किम और बिहार नेपाल के साथ सीमा साझा करती है, बिल्कुल सही बात है। असम और बिहार, असम नेपाल से सीमा साझा नहीं करती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा, हरियाणा नेपाल से सीमा साझा नहीं करती है। अतः विकल्प बी यहाँ पर क्या हुआ, सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। विकल्प ए है चीन, बी है नेपाल, सी है पाकिस्तान और डी है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को मतलब 3 तरफ से ना भारत ही इस तरह से घेर के रखती है। क्योंकि बांग्लादेश को 3 तरफ से भारत घेर के रखती है, इसलिए क्या होता है कि बांग्लादेश की सीमा जो है सबसे भारत के साथ सबसे लंबी हो जाती है। यहाँ पर आपका डी नंबर विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 कहता है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी। तो ये सीमा निर्धारण डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगिनॉट रेखा और रेड क्लिफ रेखा। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण की गई थी, ये रेड क्लिफ रेखा द्वारा की गई थी। अगला है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। तो रेड क्लिफ रेखा तो अभी इसी का उल्टा पुल्टा हो गया। यहाँ पर भारत पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला प्रश्न हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारण करता है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है यह डूरंड लाइन खींचा गया है। आपको बहुत बार ऐसा भी प्रश्न पूछेगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा ही आता है। आपको थोड़ा सा यहाँ समझना चाहिए कि भारत का जो हम लोग उत्तरी बिंदु बनाते हैं ना, ऐसे करके इस तरह से करके, ठीक से नहीं बना, मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ से देखिएगा क्या कि ये पाकिस्तान है मान लिया जाए, यहाँ के बाद से इस तरह से इधर चाइना हो जाता है जिधर भी, या थोड़ा सा ऊपर में क्या होता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा साझा होती है। तो ये जो लाइन है, मैं ग्रीन कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ से लाइन जो इस प्रकार से खींची गई, यही डूरंड लाइन है। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच भी डूरंड लाइन है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी डूरंड लाइन है। इसलिए ये याद रखिएगा, भारत अफगानिस्तान कहे या पाकिस्तान अफगानिस्तान कहे, ये डूरंड लाइन मिलेगी आपका। ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान या अफगानिस्तान भारत दोनों के बीच है। उसके बाद क्या है कि 15वां नंबर क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो क्या है, अध्यारोपित सीमा रेखा है, पूर्ववर्ती सीमा रेखा है, अवशिष्ट सीमा रेखा है या परवर्ती सीमा रेखा है। किस प्रकार की सीमा रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अध्यारोपित सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच किस प्रकार की सीमा रेखा है? अध्यारोपित सीमा रेखा। अध्यारोपित सीमा रेखा होता क्या है, ये सुन लेना चाहिए आपको। होता क्या है, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा, यानी इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा रेखा जो होता है एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा रेखा को साझा किया था। यानी कि ये हम लोग आपस अपने से नहीं किए थे, ये इंग्लैंड के जो उस समय ब्रिटेन का जो शासन था हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान दोनों के संयुक्त रूप से, उनके द्वारा अध्यारोपित किया गया, कह दिया गया कि यहाँ से सीमा खींच देते हैं, ये उधर हो गया पाकिस्तान, इधर हो गया भारत। तो ये जबरन कहिए जिसको बोलते हैं। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 16, भारत और चीन
कि उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं इसको। उसके बाद मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच हो गया आपका, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ हो जाएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा डूरन रेखा। क्वेश्चन नंबर 18, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होती है? पाक जलडमरू मध्य। बहुत आसान प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। भारत का जो दक्षिणतम सीमा इस तरह से बनाइएगा, यहाँ पर है, तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी और ये हो गया हिंद महासागर। तो इस दोनों के बीच जो है ये यही है पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, पाक जल संधि भी बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो किस से मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सिक्किम आंसर होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ थोड़ा। तो आपका सही जवाब हो गया सिक्किम। सिक्किम जो है ना वह चाइना, आपको यदि यहाँ पर देखिएगा नेपाल से इस तरह से आकर के इस तरह से चल जाती है। इस तरफ भूटान है, इस तरफ नेपाल है और ऊपर में क्या है? चीन है। तो सिक्किम की जो सीमा है वह तीनों देशों को छूती है, तीनों देशों को टच करती है। उसके बाद 20वां नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो आपका यहाँ पर 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके तरफ है? तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है ना, वो 3 तरफ से क्या है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरे होने के कारण क्या होता है कि त्रिपुरा के 3 तरफ क्या हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों की मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम है? तो आरोही क्रम है, पहला है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। यानी आपको बताना है कि सबसे बड़ा किसके साथ है, उसके बाद किसके साथ है, उसके बाद किसके साथ है। तो आरोही मतलब हुआ कि बढ़ते क्रम में और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे बड़ा आप जानते हैं बांग्लादेश के साथ है, जो 2 विकल्प में है। अच्छा, अब आपको समझना है कि सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ है? नेपाल के साथ या पाकिस्तान के साथ? ये दोनों में से जिसको आप समझ लेंगे वो हो जाएगा। तो सबसे छोटी सीमा रेखा अपना नेपाल के साथ है। पाकिस्तान से साथ इसलिए नहीं क्योंकि गुजरात जो इस प्रकार से हो जाता है ना, तो यहाँ पर सीमा रेखा बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, और जो अपना नेपाल है, नेपाल इस प्रकार से इस तरह से इतना दूर ही मिलती है, जबकि तो यहाँ पर आपको विकल्प बी सही हो जाता है। नेपाल सबसे छोटा सीमा रेखा बनाता है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद चीन है और सबसे बड़ा बांग्लादेश है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर हमारा बदल रहा है। भारत के प्राकृतिक प्रदेश यहाँ से शुरू हो जाता है। तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश में हम लोग कुछ क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं। टोटल हम लोग यहाँ पर 40+ प्रश्न को डील कर रहे हैं। आप लोग जो भी हमारे चैनल पर नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ना कुछ प्रश्न हम आपको डेली उपलब्ध करवाया करेंगे जो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। आप नहीं कुछ तो वीडियो को प्ले करके छोड़ दीजिए, आप इत्मीनान से सुनते रहिए और मन ही मन इसका जवाब देते रहिए, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आइए यहाँ से पहला प्रश्न फिर से शुरू कर लेते हैं। अगले अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो किधर, किस तरफ सरका है? उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को या पश्चिम को? तो आपका सही जवाब हो जाता है उत्तर को। ऐसा क्यों? कहता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। भारतीय स्थलपिंड किस लैंड का भाग है? इसको गोंडवाना लैंड का भाग कहते हैं। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प यानी 200 मिलियन वर्ष पूर्व के करीब की बात है। में क्या हुआ था कि गोंडवाना के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, टूट गया, अलग अलग हो गया, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हो गया।
और उसी के दबाव से क्या हुआ कि कहा जाता है कि जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर टेथिस सागर नाम का एक बहुत बड़ा गड्ढा था, और बहुत बड़ी लंबी कहानी है, ज़्यादा डीप ज्योग्राफी जानेंगे तब वो सब बात समझ में आएगी। वहाँ पर दबाव पड़ने से क्या हुआ, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो ये सब कभी कभी मिथ्यक बातें लगता है, लेकिन जो हमारे भूगोल वेत्ता हैं उन्होंने लिखा है तो बहुत शोध कर कर लिखा होगा। तो खैर कोई बात नहीं। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारत कितने प्रकृति प्रदेश में विभाजित है? तो भारत कुल जो है ना कि 8 प्राकृतिक प्रदेश में, भारत जो है कुल 4 प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया है। कौन कौन सा? तो पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। तो भारत को 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेश में विभाजित किया है। ये कहाँ पर? एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, लेकिन उप नहीं पूछा था, इसलिए प्रकृति प्रदेश मात्र 4 ही है। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं यानी बहुत गहरा कुआं। तो उत्तराखंड के किस भाग में पाया जाता है? भांवर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियां में, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस में? तो आपका सही जवाब हो जाता है तराई वाले भाग में। यानी तराई बोलते हैं कि हिमालय का जो पर्वत का जो किनारा वाला हिस्सा ना, इसको तराई बोलते हैं। तराई भागों में क्या होता है कि पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं मतलब क्या होता है? बहुत अधिक गहरा करने के बाद क्या होता है, वहां से पानी निकलता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर पहला कहता है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा कहता है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। तीसरा कहता है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। चौथा कहता है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। इसी बात को मैं अभी पीछे कह रहा था। तो यहाँ पर कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो 1, 2 और 3 ये कथन सही है, बाकी गलत है। कहने का मतलब 1, 2 और 3 सही है, विकल्प ए सही है। बाकी जो हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है, ये बात गलत है। ये हम लोग अभी गोंडवाना लैंड की बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, भारत ये सब एक ही प्लेट पर था और खिसकने से क्या हुआ, तीनों अलग अलग जगह चला गया। तो यही बात गलत है ये वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? कहता है भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। दूसरा है हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। और विकल्प चौथा डी है, भारत में गोंडवाना शिलाओं के कोयले की बृहत्तम भंडार है। तो आपका सही जवाब हो जाता है यहाँ पर विकल्प नंबर सी। सही जवाब का मतलब हुआ ये गलत है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है, जिस कारण से आपका पूछा था कि कौन सा गलत है, असत्य है, तो सही हो गया, यही आंसर हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट का क्या है, तो दक्कन ट्रैम्प जो है ये हो गया आपका क्रीटेशियम आदि नूतन। ठीक है। उसके बाद हो गया आपका कौन सा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या हो जाएगा आपका, तो पश्चिमी घाट हो जाएगा आपका उत्तर नूतन। नूतन मतलब नवीन से है, ठीक ना। इसको बोलेंगे क्रीटेशियन नया
क्रिटेशियस, नूतन या नया। उसके बाद अरावली जो है तो है ये बलित पर्वत का उदाहरण है, आपको ये पता है। तो ये हो गया आपका अरावली प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। और उसके बाद नर्मदा ताप्ती जो है, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है ये हो गया आपका ये हो गया अत्यंत नूतन, मतलब सबसे नज़दीक जलोढ़ निक्षेप। तो इस प्रकार से विकल्प बी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टूनाडु प्रसिद्ध है। तो केरल का कुट्टूनाडु या कुट्टानाड जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। मीठे पानी की झील के लिए, दूसरा है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए, एक प्रवाल द्वीप के लिए, और डी है भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो भारत में सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए तो कुट्टानाड नहीं प्रसिद्ध हो सकता है, ठीक है। तो ये सही जवाब हो जाता है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र। तो आप जानते हैं कि गंगा क्षेत्र तो मरुस्थल नहीं, बहुत उपजाऊ है। असम क्षेत्र भी उपजाऊ है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। मध्य भारत भी पठारी क्षेत्र है, मरुस्थल नहीं है। लेकिन सिंधु क्षेत्र जो है वह मरुस्थल है। भारत का थार मरुस्थल जो है यह सिंधु क्षेत्र में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जल धारवाड़ भूस्थलीय संरचना वाला नहीं है? तो धारवाड़ संरचना वाला नहीं है, तो क्या नहीं है? रोहतास जो है यह धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। कहता है बिहार में धारवाड़ जो है भूस्तरीय संरचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें से कौन कौन सा आ जाएगा? मुंगेर होगा, नवादा होगा, जमुई हो जाएगा, ये सब जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत का हिस्सा हो जाता है। विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय संरचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय संरचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है। आइए आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो आपको बताना है कि कौन सा नवीनतम है। तो गोंडवाना होगा, धारवाड़ होगा, कुडप्पा होगा या विंध्यन होगा, कौन सा नवीनतम है? तो सही जवाब हो जाता है गोंडवाना। गोंडवाना लाइन, अभी हम लोग हिमालय के बारे में पढ़े थे कि नवीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है, तो यही है आपका गोंडवाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लगे रहिए, बने रहिए शाही पाठशाला के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।